गुलाबी नगर जयपुर में जीवन एक बाजार है। हर चीज की एक कीमत होती है। हर चीज बिकाऊ है। सपने, मसाले, गहने, गंतव्य और जो लोग पंक्तियों के बीच पढ़ना जानते हैं उनके लिए विश्वास ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। आत्माओं के इस बाजार में एक परिवार लेन देन की कला में माहिर हो गया था। लेकिन वे रेशम या कीमती पत्थरों का व्यापार नहीं करते थे। उन्होंने झूठ का व्यापार किया। उन्हें फुसफुसाहट में जयपुर की विधवाओं के नाम से जाना जाता था। 3 पीढ़ियों की महिलाएं एक साधारण लेकिन सम्मानजनक जीवन जी रही हैं, हवेली पुराने शहर के हृदय में। दुनिया के लिए वे दया और त्रासदी की तस्वीर थे। कुलमाता दमयंती दादी थीं, एक ऐसी महिला जिनकी आंखों में उस व्यक्ति का दुखद ज्ञान था जिसने अपने पतियों और पुत्रों को देवताओं द्वारा ले जाते देखा था। उनकी बेटी कल्याणी एक सैनिक की विधवा थी। वह एक कठोर सुंदरी थी जिसके दुख ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। और सबसे छोटी पोती मीरा एक युवा व्यापारी की विधवा थी जिसे अचानक बुखार आ गया था। वह चारा थी। उसकी खूबसूरती एक हथियार थी जो एक दिल दहला देने वाली मासूमियत से ढकी हुई थी। साथ मिलकर वे सम्मान और दुर्भाग्य की तस्वीर थे। अच्छे वंश की महिलाओं का एक परिवार जो अपनी छोटी सी विरासत और समुदाय के विवेकपूर्ण दान पर निर्भर रहने के लिए मजबूर था। लेकिन अपनी दीवारों के पीछे वेली शोक के पर्दे के पीछे वे कुछ और ही थे। वे धोखे के शिल्पी थे, जाल बुनने वाले थे। वे शहर में अब तक देखे गए सबसे प्रतिभाशाली ठग थे। घोटाला मूलतः एक जैसा ही था, लेकिन विवरण कला का नमूना थे। निशाना हमेशा से एक अमीर आदमी, शहर में नया नया आया हुआ, एक लालची व्यापारी, एक घमंडी रईस, एक क्रूर साहूकार। वे लोग जिनके अहंकार ने उन्हें अंधा बना दिया। कहानी एक गर्म दिन से शुरू होती है जब शहर के गुलाबी पत्थरों पर हवा झिलमिला रही थी। एक नया लक्ष्य आ गया था। सूरत का एक रत्न व्यापारी जिसका नाम हर्षद था। वह अपने धन, अहंकार और सुंदर चेहरे के प्रति अपनी कमजोरी के लिए जाना जाता था। वह परिपूर्ण था। तख्ता पलट का पहला चरण कानाफूसी का बीज बोना था। दादी दमयंती ने मंदिर की पुरानी नौकरानियों और गपशप करने वालों के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में हर्षद को युवा और सुंदर विधवा मीरा की दुखद कहानी सुनने को मिली। एक पवित्र आत्मा जो अकेलेपन के शोक में फंसी हुई थी, एक छोटी सी विरासत के साथ। वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे प्रबंधित किया जाए। एक नाजुक फूल जो एक मजबूत और बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा तोड़े जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। लालच और वासना का बीज बोया गया है। दूसरा चरण आकस्मिक मुठभेड़ था। मां कल्याणी रणनीतिकार थीं। उन्होंने हर्षद की आदतों का अध्ययन किया। उसने पाया कि वह हर सुबह सूर्य मंदिर जाता था। अगली सुबह मीरा भी वहां थी। उसने एक साधारण सफेद साड़ी पहनी हुई थी जो शोक का रंग है। कोई आभूषण नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। उसके बाल खुले हुए थे और कंधों पर गिर रहे थे। वह एक खंभे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें प्रार्थना में बंद थीं। एक अलौकिक कोमल सौंदर्य की तस्वीर। हर्षद ने उसे देखा और वह खो गया। वह और करीब झुका। उसकी आवाज में झूठी सहानुभूति झलक रही थी। मेरी दखलंदाजी माफ कीजिए महोदया, लेकिन आपकी भक्ति बहुत पवित्र है। हालांकि मैं आपकी आंखों में गहरी उदासी देख रहा हूं। मीरा चौंकी, मानो कोई हिरनी चौंक गई हो। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसका घूंघट उसके चेहरे को आंशिक रूप से ढक रहा था। आप दयालु हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मेरा दुख तो मेरा हमेशा का साथी है। देवताओं ने मेरे प्यारे पति को बहुत जल्दी ले लिया। उनका प्रदर्शन लाजवाब था। उनकी हर अदा, उनकी आवाज का हर लहजा, वह घायल मासूमियत की प्रतिमूर्ति थी। शायद, हर्षद ने पास झुकते हुए कहा, देवताओं ने तुम्हें इसीलिए ले लिया ताकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाया जा सके जो तुम्हारी देखभाल कर सके। और तुम्हारा भाग्य खेल शुरू हो गया था। अगले कुछ दिनों तक हर्षद मीरा का पीछा करता रहा। उसने उसे उपहार भेजे जिसे उसने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। वह उससे बाजार में मिला जहां वह अपने दिवंगत पति की समाधि के लिए फूल खरीद रही थी। वह एक शिकारी था, अपने शिकार के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक सावधानी से बिछाए गए जाल में फंस रहा है। अंततः उन्होंने परिवार की कुलमाता दमयंती से औपचारिक मुलाकात का अनुरोध किया। वे इसी का इंतजार कर रहे थे।
यह दृश्य घटित होता है हवेली परिवार की। आंगन साफ था, हवा में चमेली की खुशबू फैली हुई थी। सब कुछ सम्मानजनक तथापि शालीन दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। दमयंती ने हर्षद का स्वागत किया। बूढ़ी औरत ने अपनी चतुर आंखों से उसका जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षात्मक, दुनिया से थकी हुई दादी की भूमिका निभाई। मेरी पोती बहुत नेक दिल है मिस्टर हर्षद, दमयंती बोली। उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, उसका दिल टूट गया है, वह आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। मैं इसीलिए तो यहां हूं, हर्षद ने आत्मविश्वास से भरकर कहा। तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे व्यापार में मार्गदर्शन करने के लिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे दिवंगत पति ने काफी बड़ी विरासत छोड़ी है, जमीन, कुछ गहने। हां, दमयंती ने आह भरते हुए कहा। लेकिन हम औरतें ही इन बातों के बारे में क्या जानती हैं। जमीनें बेकार पड़ी हैं, रत्न एक संदूक में रखे हैं। मीरा का दिल सोने का है, वह इस पैसे से एक अनाथालय बनाना चाहती है। यह उसके दिवंगत पति का सपना था। झूठ बहुत ही शानदार था, यह उसके लालच को भड़का रहा था, लेकिन उसे दान का जामा पहना रहा था। मां कल्याणी कमरे में दाखिल हुई। वह एक व्यावहारिक व्यक्ति थी, एक वार्ताकार थी। अनाथालय एक नेक सपना है मां, दमयंती ने हर्षद को एक पल के लिए अनदेखा करते हुए कहा। लेकिन इसके लिए पूंजी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। विरासत स्थिर है, हमें एक समझदारी भरा निवेश चाहिए, कोई ऐसा जो मीरा के सपने को साकार करने के लिए रकम को दोगुना कर सके। वह हर्षद की ओर मुड़ी, मानो यह विचार अभी अभी उसके मन में आया हो। श्री हर्षद, आप एक व्यापारी हैं, दूरदर्शी व्यक्ति हैं, आप क्या करेंगे? जाल बिछाया गया। हर्षद का अहंकार बढ़ गया, उसका लालच बढ़ गया। उसने चारा खा लिया। उन्होंने अगला 1 घंटा एक शानदार निवेश योजना का वर्णन करने में बिताया। गोलकुंडा से कच्चे हीरे खरीदने का एक अनूठा अवसर। वह 3 महीने में उनका पैसा दोगुना कर सकता था, 6 महीने में तिगुना भी कर सकता था। वह उनका साथी होगा, उनका रक्षक होगा। बेशक शिपमेंट की गारंटी के लिए उसे एक छोटे से प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होगी। एक प्रतीकात्मक राशि, मान लीजिए 10,000 सोने के सिक्के। दमयंती ने संशयवादी की भूमिका निभाई, कल्याणी सतर्क आशावादी, और मीरा, जिसे कमरे में लाया गया था, ने मासूम सपने देखने वाली की भूमिका निभाई। एक अनाथालय, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें नकली आंसुओं से चमक रही थीं। क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं? हर्षद मूर्खता के स्वर्ग में था। वह एक नायक की तरह दिखते हुए असहाय विधवाओं के एक परिवार को लूटने वाला था। वे इस समझौते पर सहमत हो गए, पैसा 2 दिन में पहुंचा दिया जाएगा। उस रात अपने एकांत मेन हवेली माहौल बदल गया। शोक के पर्दे हटा दिए गए। दुहक की अभिव्यक्ति की जगह धूर्त मुस्कुराहट ने ले ली। वे एक नीची मेज के चारों ओर बैठे हुए अपने नवीनतम घोटाले से प्राप्त धन की गिनती कर रहे थे। वह मेरी सोच से भी ज्यादा घमंडी है, कल्याणी ने सूखी हंसी के साथ कहा। उसने जमीन के दस्तावेज देखने तक नहीं पूछे। दमयंती ने कहा, उस जैसे आदमी कागजात नहीं देखते, वे वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। वे एक खूबसूरत जवान औरत और आसानी से मिलने वाला पैसा देखते हैं। यह एक आदमी के अहंकार के लिए सबसे मीठा अमृत है। उनमें से केवल एक ही चुप था, मीरा। वह अपने हाथों को देख रही थी, वह मुस्कुरा नहीं रही थी। क्या बात है, मेरे फूल? दमयंती ने धीमी आवाज में पूछा। वह अच्छा आदमी नहीं है, कल्याणी ने कहा। वह खनिकों का शोषण करता है, वह अपने साझेदारों को धोखा देता है। वह इसी लायक है, मीरा। मुझे पता है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मेरे बच्चे, यह रेखा तो बहुत पहले खींच दी गई थी, हमारे द्वारा नहीं। हमने यह दुनिया नहीं बनाई, एक ऐसी दुनिया जहां पुरुष के बिना महिलाएं कैदी हैं, जहां हमें संपत्ति की तरह देखा जाता है, बोझ की तरह। हमने नियम नहीं लिखे, लेकिन भगवान की कृपा से हमने खेल खेलना सीख लिया। हम गरीबों से चोरी नहीं करते, हम निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम लालचियों से लेते हैं, हम शिकारियों से लेते हैं, हम आपके पिता जैसे लोगों से लेते हैं। कभी कभी मुझे हैरानी होती है, हम झूठ बोलते हैं, हम धोखा देते हैं, हम उनके जैसे बन जाते हैं। सीमा कहाँ है दादी? दमयंती ने आह भरी और अपनी पोती का हाथ थाम लिया। नाम पत्थर की तरह शांत हो गया। मीरा के पिता, कल्याणी के दिवंगत पति, दमयंती का पुत्र। वह कोई वीर सैनिक नहीं था, वह एक जुआरी था, एक शराबी,
एक ऐसा व्यक्ति जिसने परिवार की संपत्ति बर्बाद कर दी थी और उन्हें कर्ज में डुबो दिया था तथा अपमानित किया था। एक व्यक्ति जिसने खुद को मार डाला था और उन्हें रणदाताओं के हाथों में छोड़ दिया था। तभी दमयंती ने जीवित रहने के लिए पहली तख्ता पलट की योजना बनाई। झूठ उसका कवच बन गया, उसकी आजीविका। मीरा, जिंदा रहने के लिए हमें जो करना होता है हम करते हैं, कल्याणी ने कठोर स्वर में एक पुराना दर्द छिपाते हुए कहा, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम कभी भी मेरी तरह लाचार न रहो। मीरा ने सिर हिलाया। वह समझ गई, तर्क संगत ढंग से, लेकिन उसके दिल में संदेह बना रहा। आपके प्रदर्शन में एक छोटी सी दरार, एक दरार जिसे उसके अलावा कोई नहीं देख सकता था। विनिमय का दिन आ गया है। हर्षद वहां पहुंचे वेली अनुमान प्रकट करते हुए वह एक छोटी सी संदूक लाया। बदले में कल्याणी ने उन्हें रेशमी रिब्बन से बंधा हुआ दस्तावेजों का एक रोल दिया। भूमि दस्तावेज। वे शानदार जालसाजी थे जिन्हें चाय और धुएं से पुराना कर दिया गया था। उसने मुश्किल से उनकी तरफ देखा। उसकी नजर मीरा पर थी। जल्द ही मेरी प्यारी, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम अपना अनाथालय बनाएंगे और भी बहुत कुछ। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसका दिल जम गया। हार शाट पार्टियों। उसे यह पता लगाने में कई दिन लग गए कि जिन हीरों को वह खरीदने जा रहा था वे वास्तव में थे ही नहीं, और उनके पास जो दस्तावेज थे वे उस चर्मपत्र के लायक भी नहीं थे जिस पर वे लिखे गए थे। जब तक उसे पता चलता वे जा चुके होते। वे पैसे लेकर 1 या 2 साल के लिए दूसरे शहर चले जाते और फिर एक नई दुखद कहानी लेकर वापस आ जाते। यह योजना थी, यह हमेशा से योजना थी। लेकिन भाग्य, जो विश्वास के सभी खेलों का सच्चा स्वामी है, कि योजना कुछ और ही थी। उस दोपहर एक संदेशवाहक आया हवेली। उनके लिए नहीं, लेकिन एक पड़ोसी के लिए। दूत उत्तरी सीमा से समाचार लाया। युद्ध छिड़ गया था। अफगानों का एक आक्रमणकारी कबीला बाहरी प्रांतों पर हमला कर रहा था। राज्य सभी सक्षम पुरुषों को सेना में भर्ती करने के लिए बुला रहा था। जयपुर के अधिकांश लोगों के लिए यह चिंताजनक खबर थी। विधवाओं के लिए यह अप्रासंगिक था। युद्ध तो पुरुषों का खेल था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दूर का युद्ध उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है, और वह अपने साथ उस एकमात्र व्यक्ति को लाएगा जो उसके झूठ के पूरे जाल को उजागर कर सकेगा। उस रात जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी की दस्तक नहीं, यह एक जोरदार दस्तक थी। आधिकारिक। कल्याणी ने झांक कर देखा। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया। कौन है? मीरा ने पूछा। कल्याणी का शरीर कांपता हुआ दरवाजे से दूर चला गया। शाही पहरेदार, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और सेना का कप्तान, कैप्टन विक्रम सिंह। दमयंती उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर भय का भाव था। विक्रम सिंह, यह नाम अतीत का एक खंजर था। वह कल्याणी के दिवंगत पति का एकमात्र सच्चा मित्र था, एकमात्र व्यक्ति जो अपने दुर्भाग्य के बारे में सच्चाई जानता था। उन्होंने सोचा कि वह किसी दूर स्थित किले में तैनात है। वह यहां क्या कर रहा है? दमयंती फुसफुसाई। दस्तक फिर हुई, और जोर से। राज के नाम पर खोलो। वे फंस गए, चोरी के सोने से भरी एक तिजोरी के साथ, और दरवाजे पर एक आदमी था जो उनके जीवन का रहस्य जानता था। खेल खत्म हो गया। घबराहट एक त्वरित जहर है। इससे रक्त जम जाता है और दिमाग अंधा हो जाता है। कि आंगन में हवेली से तीनों महिलाओं में दहशत फैल गई। दरवाजे पर पहरेदार, जमीन पर सोने का संदूक, और उसके अतीत का भूत कैप्टन विक्रम सिंह बाहर इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंत आ गया है। लेकिन कुलमाता दमयंती इस क्रूर संसार में दशकों तक घबराकर जीवित नहीं रह सकी। वर्षों के धोखे से तैयार उसका दिमाग काम करने लगा। कल्याणी, संदूक, वह फुसफुसाई। मंदिर के नीचे गुप्त डिब्बे में, अभी। मीरा, अपने आप को संभालो। तुम एक शोकग्रस्त विधवा हो। रो, डरी हुई लग रही हो। जैसे ही कल्याणी और मीरा जल्दी से चली गईं, दमयंती ने गहरी सांस ली। उसने अपनी सफेद साड़ी को ठीक किया। उसने अपने चेहरे पर गरिमापूर्ण थके हुए भ्रम का मुखौटा बना लिया। वह दरवाजे तक गई और उसे खोल दिया। कैप्टन विक्रम सिंह वहीं खड़े थे। उनके चमकदार कवच पर टॉर्च की रोशनी नाच रही थी। वह शास्त्रीय अर्थों में सुंदर व्यक्ति नहीं था। उसका चेहरा कोणीय था। उसकी भौं पर एक छोटा सा निशान था। उसकी आंखें तूफानी,
धूसर थीं और उनसे कुछ भी छूटता नहीं था। वे एक ऐसे आदमी की आंखें थीं जिसने युद्ध देखा था और इंसानों के दिलों का अंधेरा भी। वह हर्षद जैसे लक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत था। वह कोई शिकारी नहीं था, वह एक रक्षक था, और यही बात उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी। उसने दमयंती की ओर देखा और एक क्षण के लिए उसकी आंखों में सहानुभूति की चमक आ गई। देवी दमयंती, उसने गहरी और सम्मान भरी आवाज में कहा, इतनी देर रात की इस दखलंदाजी को माफ कर दीजिए। कैप्टन विक्रम, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। आधी रात को शाही पहरेदार 3 निहत्थी विधवाओं के घर कैसे पहुंच गए? यह युद्ध की वजह से है महोदया, उन्होंने कहा। राज ने सभी कुलीन और व्यापारी परिवारों से राज्य की रक्षा में योगदान देने का आह्वान किया है। सोना, रसद, आदमी। मैं आपके बेटे की स्मृति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया हूं। यह एक टेढ़ा चाकू था। अपने बेटे का जिक्र, जिसे विक्रम कायर और मूर्ख समझता था। कल्याणी, जो मंदिर से लौटी थी, ये शब्द सुनकर अकड़ गई। विक्रम ने उसे देखा और अपना सिर झुका लिया। श्रीमती कल्याणी, आप हमेशा की तरह दृढ़ हैं। उनके शब्दों में एक अंतर्वस्तु थी, एक अनकही कहानी। हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है कैप्टन, दमयंती हकलाते हुए बोली। हम तो बस औरतें हैं, हम सादगी से रहती हैं। मैं तुम्हारे हालात जानता हूं, विक्रम ने कहा, और राज वो नहीं मांगता जो तुम नहीं दे सकते। लेकिन तुम्हारे बेटे के पास एक तलवार थी, एक शानदार औपचारिक तलवार जो दमिश्क में गढ़ी गई थी। कहा जाता था कि जयपुर में सबसे बेहतरीन धार है। सेना को उच्च गुणवत्ता वाले स्टील की जरूरत है। राज इन सभी हथियारों की मांग कर रहा है। हम सबकी सुरक्षा के लिए। तीनों महिलाएं ठिठक गईं, तलवार से। यह सच था। कल्याणी के पति ने जो कीमती चीज नहीं बेची थी, वह यही थी। यह उनके परिवार के खोए हुए सम्मान का अंतिम प्रतीक था, और इसे उसी गुप्त डिब्बे में रखा गया था जहां कल्याणी ने हर्षद की सोने की पेटी छिपाई थी। यह एक भयानक संयोग था, या फिर यह महज संयोग नहीं था? क्या विक्रम को पता था कि तलवार कहां रखी है? क्या वह उसका परीक्षण कर रहा था? रणनीतिकार कल्याणी ने जाल को पहचान लिया। अगर वे तलवार होने से इनकार करते तो वह घर की तलाशी लेने का आदेश दे सकता था। उसे सोना मिल जाता। अगर वे मान गए तो उन्हें डिब्बा खोलना पड़ेगा। उसे सोना दिखाई देगा। कोई रास्ता नहीं था। मीरा ने ही बोला। उसकी आवाज कांपती हुई फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसने गतिरोध तोड़ दिया। मेरे पिता की तलवार, उसने छाया से बाहर निकलते हुए कहा। उसकी आंखें आंसू बहाने से लाल हो गई थीं। यह पारिवारिक मंदिर में है। हमारे पास बस यही बचा है। लेकिन यदि राज्य को इसकी आवश्यकता है, यदि यह हमारे जैसे घरों की रक्षा के लिए है, तो वह चाहेंगे कि यह आपको मिले। उनका प्रदर्शन अद्भुत था। उन्होंने दहशत के एक पल को देशभक्ति के बलिदान में बदल दिया। विक्रम ने मीरा की ओर देखा। उसने उसे बचपन के बाद पहली बार देखा था। उसने उसकी सुंदरता देखी, उसकी गरिमा देखी, और उसकी आंखों में भारी उदासी। और उस रात पहली बार उसके संदेह का कवच डगमगा गया। शायद वह इन महिलाओं के बारे में गलत था। शायद वे वैसे ही थे जैसे वे दिखते थे, भाग्य के शिकार। मुझे उसके पास ले चलो, उसने धीमी आवाज में कहा। कल्याणी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह उन्हें मंदिर के पीछे स्थित छोटे मंदिर में ले गई। हवेली, हवा धूप और गेंदे के फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। गुप्त कक्ष संगमरमर की वेदी के नीचे था, जहां भाग्य की देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित थी। एक क्रूर विडंबना। यह यही है, कल्याणी ने भारी स्वर में कहा। वह घुटनों के बल बैठी और एक डीला पत्थर जमीन में दबा दिया। वेदी के आधार पर लगा एक पैनल हल्की चरमराहट के साथ खिसक गया। एक अंधेरे छेद का खुलासा। सत्य का क्षण। कल्याणी ने अंदर देखा और उसका खून ठंडा हो गया। हर्षद की छाती वहां नहीं थी, बस वह लंबा मखमली बक्सा जिसमें तलवार थी। संदूक गायब हो गया था। एक क्षण के लिए तो उसे लगा कि वह पागल हो रही है, लेकिन तभी उसे गंध आई। डिब्बे से नम मिट्टी की हल्की सी गंध आ रही थी, और उसने वेदी के पीछे पत्थर के फर्श पर एक छोटी सी खरोंच देखी। वह समझ गई, दमयंती, दादी। जब वह और मीरा दरवाजे पर विक्रम का ध्यान भटका रही थीं, तब बूढ़ी कुलमाता लोमड़ी की तरह चालाकी से गर्भगृह में प्रवेश कर गई। उसने डिब्बे के नीचे से एक डीला पत्थर हटा दिया होगा जो बगीचे की ओर जाता था।
उसने संदूक को बाहर सरका दिया था और उसे अंधेरे में दबा दिया था। सब कुछ ही मिनटों में, मौन में, अत्यधिक दबाव में, कल्याणी ने अपनी मां की ओर नए सिरे से प्रशंसा भरी नजरों से देखा। वह सिर्फ एक ठग नहीं थी, वह एक माहिर कलाकार थी। अपने हाथों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बलपूर्वक तलवार का डिब्बा उठाया। उसने उसे विक्रम को सौंप दिया। उसने उसे खोला। दमिश्क स्टील का ब्लेड टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। लहरदार पैटर्न बहते पानी जैसा लग रहा था। यह वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति थी। यह एक सुंदर ब्लेड है, उसने कहा। यह राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। वह महिलाओं की ओर मुड़ा। आज रात आपके परिवार ने बहुत बड़ा त्याग किया है। राज इसे कभी नहीं भूलेगा। वह सचमुच भावुक हो गया था। उसकी आंखों में संदेह की जगह सम्मान ने ले ली थी। वह और उसके रक्षक चले गए। जब दरवाजा बंद हुआ तो तीनों महिलाएं एक दूसरे से लिपट गईं और अंततः तनाव टूट गया। वे बच गए थे एक धागे से, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम के आगमन ने सब कुछ बदल दिया था। वे अब जयपुर से बच नहीं सकते थे। इस तरह का सार्वजनिक बलिदान देने के बाद अब वहां से चले जाना संदेह पैदा करेगा। वे शहर में फंस गए थे। बगीचे में 10,000 सोने के सिक्के गड़े हुए हैं और एक क्रोधित व्यापारी जिसे जल्द ही एहसास हो जाएगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। और अब कैप्टन विक्रम सिंह, जयपुर में एकमात्र व्यक्ति जो अपने अतीत की सच्चाई जानता था, देख रहा होगा। खेल बहुत ज्यादा जटिल और ज्यादा खतरनाक हो गया था। वे अब सिर्फ शिकार ही नहीं कर रहे थे, अब वे भी शिकार थे। अगले दिनों में जीवन हवेलिया एक तनावपूर्ण प्रदर्शन बन गया। वे जानते थे कि उन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने शोक और धर्मपरायणता की अपनी दिनचर्या को बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर रणनीतिकार कल्याणी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वे पैसे कैसे ले जा सकते थे, वे कैसे बच सकते थे। व्यापारी हर्षद को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। वह पूरे शहर में कुलीन परिवार के साथ अपनी साझेदारी और लाभदायक हीरा व्यापार के बारे में शेखी बघार रहा था। उनका हर शब्द उनके ताबूत में एक और कील था, और उनके ताबूत में भी। और फिर विक्रम वापस लौट आया। वह गार्ड के साथ नहीं आया था। वह अकेला आया था, और वह कुछ मांगने नहीं आया था। वह एक उपहार लेकर आया, फल और मिठाइयों की एक बड़ी टोकरी। यह उनके बलिदान के सम्मान में महाराजा की ओर से एक उपहार था। आपके इस कदम से दूसरों को प्रेरणा मिली है, विक्रम ने दमयंती के साथ चाय की चुस्की लेते हुए कहा। जब से आपके बेटे की तलवार की बात फैली है, पूरे शहर से दान की बाढ़ आ गई है। वह ज्यादा निश्चिंत लग रहा था। शक गायब हो गया था, लेकिन उसकी आंखें, उसकी सैनिक आंखें अभी भी सब कुछ देख रही थीं। उसने मीरा की ओर देखा। मैं आपको बड़ी मुश्किल से पहचान पाया, लेडी मीरा, उसने कहा। आखिरी बार जब मैंने आपको देखा था, तब आप इसी आंगन में दौड़ती हुई एक बच्ची थीं। जीवन आपके प्रति दयालु नहीं रहा है। देवता जिनसे प्रेम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। मीरा ने अपनी भूमिका निभाते हुए अपनी आंखें नीची करते हुए उत्तर दिया। सचमुच, विक्रम ने कहा। मेरे दोस्त, तुम्हारे पिता, उनकी परीक्षा हुई थी और वे फेल हो गए। यह बयान अपनी ईमानदारी में क्रूर था। वह दिल से अच्छा आदमी था, लेकिन वह कमजोर था। उसने सम्मान की बजाय शराब को चुना, परिवार की बजाय जुआ को। कल्याणी, जो चुप थी, खड़ी हो गई। कप्तान, उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरे पति एक सैनिक थे जिन्होंने इस राज्य की सेवा की थी। उनकी मृत्यु हो गई। झूठ, वह आवरण कथा जो उन्होंने दुनिया को बताई। विक्रम उसे घूरता रहा। उसकी नजर में दया नहीं, चुनौती थी। हां, उसने कहा, वह मर गया, लेकिन किसी युद्ध के मैदान में नहीं। उसने इसी घर में अपनी जान ले ली, अपनी विरासत का आखिरी सिक्का सूदखोरों के हाथों गंवा देने के बाद। मैं वहां था, मैंने उसे ढूंढ लिया। राज खुल गया। उनके बीच हवा में उछाल दिया गया। तीनों महिलाएं सदमे में चुपचाप बैठी रहीं। वह उनका परीक्षण नहीं कर रहा था, वह उन्हें चेतावनी दे रहा था। मैं सच जानता हूं, मैं जानता हूं तुम कौन हो, और मैं देख रहा हूं। वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, मुझे पुराने जख्मों को ताजा करने का अफसोस है, लेकिन युद्ध के समय सच्चाई ही हमारा सबसे तेज हथियार है और हमारे सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन। राज वफादारी को महत्व देता है,
और विश्वासघात को दंडित करता है, इसे याद रखें। जब वह चला गया तो झूठा सन्नाटा छा गया, हवेली बिखर गया। उन्हें न केवल घोटालेबाज के रूप में उजागर होने का खतरा था, विक्रम अपने अडिग कर्तव्य बोध के कारण युद्ध के समय उन्हें देशद्रोही समझ सकता था। इसके लिए सजा जेल नहीं होगी, यह मृत्यु होगी। उस रात मीरा सो नहीं सकी। विक्रम के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं वहां था, उसने अपने पिता को मरते देखा था, उसने उनके दुर्भाग्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, और फिर भी उन्होंने उन्हें उजागर नहीं किया था। क्यों? क्या यह दया थी, या वह उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहा था? वह उठी और बगीचे में चली गई। चांद पूरा निकला था और आंगन को चांदी जैसी रोशनी से नहला रहा था। वह पीछे की दीवार के पास चमेली के फूलों के पास गई। वह सहज रूप से जानती थी कि उसकी दादी ने ट्रंक को यहीं दफनाया था। वह घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपने हाथों से खुदाई शुरू कर दी। धरती ठंडी और नम थी। वह तब तक खोदती रही जब तक उसकी उंगलियों को संदूक की खुरदरी लकड़ी नहीं मिल गई। उसने उसे खोला। चांदनी में सोने के सिक्के चमक रहे थे। आपकी आत्मा की कीमत। उसने सोने की ओर देखा और पहली बार उसे कोई सुरक्षा नहीं दिखी। उसने हर्षद का चेहरा देखा जो अहंकार से फूला हुआ था। उसने अपने पिता का चेहरा देखा जो लालच से नष्ट हो गया था। उसने विक्रम का चेहरा देखा जो थकावट भरी निराशा से भरा था। और उसने खुद को देखा, एक झूठा, एक चोर। उसकी आत्मा में वह दरार जिसे उसने इतने लंबे समय से अनदेखा किया था, खुल गई। वह समझ गई कि उसे क्या करना है। यह एक भयानक विचार था, अपने परिवार के साथ विश्वासघात, लेकिन शायद यही मुक्ति का एकमात्र रास्ता था। विवेक एक दिशा सूचक है। वर्षों से मीरा ने अपनी कांपती सुई को अनदेखा करना सीख लिया था, लेकिन उस रात, चांदनी रात में बगीचे में, उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और उसकी आंखें चुराए हुए सोने की ठंडी चमक से भरी हुई थीं। सुई तेजी से घूम रही थी और एक नई दिशा की ओर इशारा किया, एक भयावह दिशा, सत्य की दिशा। उसने अपने निर्णय के बारे में अपनी मां या दादी को नहीं बताया। वे नहीं समझेंगे। उनके लिए जीवित रहना ही एकमात्र नैतिकता थी। इस दुनिया में जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया था, छल ही उनका एकमात्र हथियार था। लेकिन मीरा एक अलग पीढ़ी से थी। उसने दुर्भाग्य की इतनी गहराई नहीं देखी थी जितनी कि उन्होंने देखी थी। वह केवल अपनी आत्मा में झूठ के धीमे क्षरण को जानती थी और वह थक गई थी। अगले दिन उसने अकल्पनीय काम किया। उसने संदूक से एक सोने का सिक्का निकाला और वह कैप्टन विक्रम सिंह की तलाश में चली गई। उसने उसे शहर के बाहरी इलाके में सेना के प्रशिक्षण शिविर में पाया। हवा स्टील के स्टील से टकराने की आवाज और लोगों की चीखों से भरी हुई थी। यह क्रूर बल और अनुशासन की दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिससे उसे डर जाना चाहिए था। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे वहां एक प्रकार की स्पष्टता महसूस हुई, एक क्रूर ईमानदारी जो उसके अपने जीवन में गायब थी। विक्रम ने उसे आते देखा। वह युवा रंगरूटों के एक समूह को निर्देश दे रहे थे। उसने उन लोगों को विदा किया और उसकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा सतर्क था। लेडी मीरा, उसने कहा। औपचारिकता उनके बीच एक बाधा बन गई। यहां किसी महिला का रहना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा एक भ्रम है, कैप्टन, उसने उत्तर दिया। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी। उसने अपना हाथ खोला और उसे सोने का सिक्का दिखाया। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसने उसे एक कहानी सुनाई, एक और झूठ, लेकिन यह अलग बात थी। यह सच के एक कण के इर्द गिर्द बुना गया झूठ था। उसने उसे अपने एक दूर के मित्र के बारे में बताया जो एक व्यापारी था और बेईमानी के धंधे में शामिल हो गया था। सूरत के एक लालची आदमी हर्षद के साथ सौदा। उसने कहा कि उसकी दोस्त अब पश्चाताप से भर गई है और पैसे वापस करना चाहती है, लेकिन उसे हर्षद के क्रोध का डर है। तुम्हारी दोस्त मूर्ख है, विक्रम ने कहा। उसकी धूसर आंखें उसके चेहरे पर दरारें ढूंढ रही थीं। लेकिन एक मूर्ख के पास ज़मीर होता है जो दुर्लभ है। तुम मेरे पास क्यों आते हो? क्योंकि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, मीरा ने कहा। और इस बार यह चापलूसी नहीं थी, यह सच्चाई थी। मैंने सोचा शायद आप बिचौलिए का काम कर सकते हैं। मेरे दोस्त का नाम बताए बिना पैसे लौटा दीजिए और शायद यह सुनिश्चित कर लें कि हर्षद जयपुर छोड़ दें, चुपचाप। यह एक साहसिक योजना थी। इससे विक्रम मुश्किल स्थिति में आ गया, लेकिन इससे उनकी न्याय की भावना
और हर्ष जैसे लोगों के प्रति उनकी नापसंदगी भी जागृत हुई और उसके परिवार के प्रति उसके सच्चे इरादे का परीक्षण किया। क्या वह उसका शिकार कर रहा था या उसे रस्सी दे रहा था? विक्रम बहुत देर तक चुप रहा। उसने उसके हाथ में रखे सोने के सिक्के को देखा। वह जानता था कि वह झूठ बोल रही है। कोई दोस्त नहीं था। पैसा उसका था, उनका था। वह जानता था कि हर्षद के खिलाफ तख्ता पलट हो चुका है। उसकी फुसफुसाहटें उसके कानों तक पहुंच चुकी थीं। उसे वहीं गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी आंखों में संघर्ष देखा, डर देखा और शालीनता की चिंगारी जो उसे यहां तक खींच लाई थी। उसे उसके पिता, अपने मित्र की याद आई, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने भीतर कभी वह चिंगारी नहीं खोज सका। हो सकता है बेटी अलग हो, विक्रम ने आखिरकार कहा। अपने दोस्त से कहो कि पैसे तैयार रखे, मैं हर्षद से निपट लूंगा, लेकिन उसे यह भी बता दो कि राजा की दया की भी एक सीमा होती है और दूसरा मौका आखिरी होता है। मीरा को इतनी राहत मिली कि वह लगभग बेहोश हो गई। वह उन्हें रस्सी दे रहा था। उस रात उसने अपनी मां और दादी को सब कुछ बता दिया। प्रतिक्रिया एक तूफान थी। पागल हो क्या? कल्याणी चीखी। तुमने उस पर भरोसा किया? वो आदमी जो हमसे नफरत करता है, वो पैसे लेकर हमें काल कोठरी में डाल देगा। वह ऐसा नहीं करेगा, मीरा ने कहा, एक निश्चितता के साथ जो उसे महसूस तो नहीं हुई, पर उसे जताना पड़ा। वह अपनी बात का पक्का आदमी है। इज्जत एक ऐसी विलासिता है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, दमयंती ने थूकते हुए कहा। हम अपनी चालाकी से जिंदा हैं, उसके जैसे आदमियों की दयालुता से नहीं। चर्चा घंटों चली, लेकिन अंत में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। विक्रम पर भरोसा करना एक भयानक जोखिम था, लेकिन उस पर भरोसा न करना और हर्षद को सच्चाई का पता चलने का इंतजार करना निश्चित रूप से विनाशकारी था। अनिच्छा से वे सहमत हो गए। 2 दिन बाद अंधेरे की आड़ में मीरा सोने से भरे संदूक को एक निश्चित स्थान पर ले गई। शहर की दीवारों के बाहर एक परित्यक्त मंदिर। विक्रम वहां था, अकेला। यह आदान प्रदान मौन रूप से किया गया। जब उसने भारी संदूक सौंपा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी आत्मा का भार सौंप रही हो। विक्रम ने पैसे नहीं गिने, वह बस उसकी ओर देखता रहा। घर जाओ मीरा, उसने पहली बार उसका नाम लेते हुए कहा, और नए सिरे से शुरुआत करो। सच में इसके बाद के दिनों में शहर अफवाहों से भरा रहा। सूरत का व्यापारी हर्षद अचानक चला गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें प्रतिद्वंद्वियों द्वारा धमकी दी गई थी। अन्य लोग जिन्हें राज के कैप्टन द्वारा तस्करी की योजना में पकड़ा गया था। किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी, 4 लोगों को छोड़कर। वह हवेली एक असहज शांति स्थापित हो गई। वे सुरक्षित थे और गरीब भी। पैसा खत्म हो गया है। दमयंती और कल्याणी नाराज थीं। उन्होंने मीरा के फैसले को एक कमजोरी समझा, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। उन्होंने उसके साथ कठोर व्यवहार किया। मीरा ने उनकी चुप्पी सहन की। उसने अपने परिवार का सुख चैन खो दिया था, लेकिन उसने कुछ ऐसा पुनः प्राप्त कर लिया था जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह खो चुकी है। खुद का एक टुकड़ा। लेकिन इतिहास में भी शिप्रा नदी की तरह अंतर्धाराएं होती हैं, और अंत अभी तक नहीं लिखा गया था। 1 सप्ताह बाद सीमा पर युद्ध और भी बदतर हो गया। खबर बहुत बुरी थी। राजसेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। जरदाद नामक एक क्रूर सरदार के नेतृत्व में अफगान कबीला आगे बढ़ रहा था। कभी सुरक्षित माना जाने वाला जयपुर अब दहशत में है। शरणार्थी शहर में पहुंचने लगे और अपने साथ जलाए गए गांवों और क्रूरता की कहानियां लेकर आने लगे। कैप्टन विक्रम सिंह ने दिन रात काम करके शहर की सुरक्षा तैयार की। वह बहुत थक गया था। दबाव बहुत ज्यादा था। एक दिन वह दरवाजे पर प्रकट हुआ हवेली दोबारा। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसने अंदर आने के लिए नहीं कहा, वह सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे आपकी मदद चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। तीनों महिलाएं चौंक कर उसे देखने लगीं। हमारी मदद? कल्याणी बेरुखी से हंस पड़ी। 3 विधवाएं ऐसा क्या कर सकती हैं जो राज की विशाल सेना नहीं कर सकती? विक्रम ने उसके व्यंग्य को अनदेखा करते हुए कहा, अफगान सरदार जरदाद कोई साधारण सैनिक नहीं है। वह धोखेबाजी का उस्ताद है। वह भेष बदलकर जासूसी करता है। उसके पास एक तरीका है। किसी शहर पर हमला करने से पहले वह अपने सबसे अच्छे जासूसों को अंदर भेजता है।
वे घुसपैठ करते हैं, दहशत फैलाते हैं, सुरक्षा का नक्शा बनाते हैं और फिर वे अंदर से दरवाजे खोल देते हैं। हम नहीं जानते कि वे कैसे दिखते हैं, हम नहीं जानते कि वे कौन हैं। वह रुक गया और सीधे दमयंती की ओर देखने लगा। लेकिन हम जानते हैं कि वे किस तरह के लोगों से जानकारी चाहते हैं। ऐसे लोग जो शहर के रहस्यों को जानते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को पढ़ने में माहिर हैं, ऐसे लोग जो विश्वास हासिल करने और बिना किसी की जानकारी के जानकारी निकालने में माहिर हैं। वह उनका वर्णन कर रहा था। आप चाहते हैं कि हम जासूसों पर जासूसी करें? दमयंती ने फुसफुसाते हुए कहा। विचार की विशालता समझ में आ रही थी। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करो, विक्रम ने कहा। लालचियों को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि इस शहर को बचाने के लिए। मैं जानता हूं कि आप इस शहर के हर कोने से वाकिफ हैं। हर अफवाह, हर राज आप वो सुनते हैं जो कोई और नहीं सुनता। मुझे तुम्हारी आंखें और कान चाहिए, मुझे तुम्हारी चालाकी चाहिए। अगर जरदाद के एजेंट यहां हैं तो वे गलती करेंगे, वे गलत व्यक्ति से बात करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप वह व्यक्ति बने। यह एक पागलपन भरा प्रस्ताव था और खतरनाक। यदि वे जरदाद के जासूसों को पता चल जाते तो मृत्यु शीघ्र और क्रूर होती। लेकिन यह भी एक मौका था। यह आपके कौशल को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि किसी महान कार्य के लिए उपयोग करने का अवसर है। खुद को छुड़ाने का एक मौका। दमयंती और कल्याणी हिचकिचाईं। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन मीरा आगे बढ़ी। हम यह करेंगे, उसने कहा, और इस तरह जयपुर की विधवाओं का अंतिम और सबसे बड़ा तख्ता पलट शुरू हुआ। वे कैप्टन के जासूस बन गए। उन्होंने अपने नेटवर्क, अपने अभिनय कौशल, लोगों से मिलने जुलने और सुनने की क्षमता का उपयोग किया। दमयंती अपने मंदिर की सभाओं में, कल्याणी कपड़ा बाजार के अपने दौरे पर, और मीरा जो सबसे साहसी थी, ने एक शराबखाने में नर्तकी का वेश धारण कर लिया, जहां विदेशी व्यापारी एकत्र हुए थे। कई सप्ताह तक उन्हें कुछ नहीं मिला। शहर घेराबंदी की तैयारी कर रहा था, डर साफ दिख रहा था। और फिर मीरा को कुछ मिला। कश्मीर से आए घोड़ा व्यापारियों का एक समूह। वे बहुत शोर मचाते थे, अमीर थे और बहुत सारे सवाल पूछते थे। शहर की दीवारों की मोटाई के बारे में सवाल, दक्षिणी द्वार पर पहरेदारों की संख्या के बारे में, शिफ्ट बदलने के बारे में। ऐसे प्रश्न जो एक घोड़ा व्यापारी को जानने की आवश्यकता नहीं होगी। उसने उन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी सारी कला का इस्तेमाल किया, अपनी मासूमियत का, अपनी कमजोरी का। उनका नेता, जो एक आकर्षक व्यक्ति था और जिसके चेहरे पर एक निशान था, उसमें विशेष रुचि लेने लगा। उसने उसका विश्वास जीत लिया। एक रात उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और उसने डींग मारी। उन्होंने अगले अमावस्या पर होने वाले एक बड़े हमले की बात कही और इस बारे में कि कैसे दक्षिणी द्वार को उनके एक मित्र द्वारा अंदर से खोला जाएगा। एक मित्र जो राजमहल के अंदर ही काम करता था। मीरा को ठंड का एहसास हुआ। उसने यह जानकारी विक्रम को दी। विक्रम ने शीघ्रता से कार्य किया। शोध का ध्यान महल पर केंद्रित था और उन्हें गद्दार मिल गया। वह राज्य के अपने मंत्रियों में से एक थे, एक ऐसे व्यक्ति जो अपमानित महसूस कर रहे थे और जिन्होंने सत्ता के वादे के लिए अपने शहर को बेच दिया था। विश्वासघात को रोक दिया गया। दक्षिणी द्वार की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया। अमावस्या की रात आ गई है। जरदाद की सेना ने आक्रमण किया। उसे उम्मीद थी कि द्वार खुले होंगे और शहर में दहशत फैल जाएगी। इसके बजाय उन्हें भालों की एक दीवार और युद्ध के लिए तैयार एक शहर मिला। युद्ध भयंकर था, लेकिन अचानक किया गया हमला विफल हो गया। जरदाद की सेना को खदेड़ दिया गया। शहर बच गया और कैप्टन विक्रम के अलावा किसी को भी यह पता नहीं था कि यह विजय सिर्फ सैनिकों द्वारा नहीं, बल्कि 3 महिलाओं द्वारा उन हथियारों का उपयोग करके प्राप्त की गई थी जिन्हें वे सबसे अच्छी तरह जानती थीं। कुछ दिनों बाद विक्रम आया हवेली। वह फलों की टोकरी नहीं लाया। वह एक छोटा लेकिन भारी चमड़े का बैग ले जा रहा था। राज का इनाम, उसने मेज पर रखते हुए कहा, गद्दार को पकड़ने के लिए और शहर को बचाने के लिए। थैले में सोने के सिक्के थे, ठीक 10,000, उतनी ही रकम जो उन्होंने चुराई थी और वापस कर दी। दमयंती और कल्याणी ने आंखें फाड़कर सोने को देखा। मुक्ति और सुरक्षा सब एक साथ। लेकिन मीरा ने विक्रम की ओर देखा। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, उसने कहा।
हमने यह सब सोने के लिए नहीं किया। विक्रम मुस्कुराया, पहली बार सच्ची मुस्कान। मुझे पता है, उसने कहा। इसे रिफंड समझो, रुचि से। और फिर उसने मीरा की तरफ देखा और सिपाही गायब हो गया। वहां सिर्फ एक आदमी बचा था। मैंने सुना है कि तुम्हारा एक अनाथालय बनाने का सपना है, उसने धीरे से कहा। 10,000 सोने के सिक्के एक अच्छी शुरुआत होगी। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे पर वह रुक गया। वह तीनों महिलाओं की ओर मुड़ा, चालाक कुलमाता, कठोर रणनीतिकार, और वह युवती जिसने अपनी ताकत खुद खोज ली थी। मैं सोच रहा था, उन्होंने कहा, राज सेना को एक नए विभाग की जरूरत है। एक ऐसा विभाग जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो दूसरों को समझने में माहिर हों। ऐसे लोग जो भरोसा जीत सकें और सच्चाई उजागर कर सकें। वे लोग जो इस राज्य की रक्षा के लिए कुछ नियम तोड़ने से नहीं डरते। यह काम खतरनाक होगा और अनौपचारिक भी, लेकिन यह राज्य की सेवा होगी। क्या आपकी रुचि होगी? तीनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। धोखे की जिंदगी, परछाई में जिंदगी, लेकिन अब किसी महान चीज की सेवा में। दमयंती मुस्कुरा दी, कल्याणी ने सिर हिलाया, और मीरा जिंदगी में पहली बार हंसी, एक साफ उन्मुक्त हंसी। जयपुर शहर में वे महान कैप्टन विक्रम की कहानी बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने शहर को बचाया। लेकिन अदालत के सबसे गुप्त कोनों में, जासूसों की फुसफुसाहट में, वे एक और कहानी बताते हैं, विधवाओं की कहानी। 3 महिलाएं जिन्होंने यह साबित कर दिया कि किसी राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी दीवारों या सेनाओं में नहीं होती, लेकिन अपनी जनता की चतुराई, साहस और उद्धार की क्षमता में। उन्होंने फिर कभी अपने लिए कोई नुकसान नहीं उठाया, लेकिन राज्य के लिए वे दुनिया के सबसे बड़े गुप्त चोर बन गए। और अंततः यह झूठ नहीं था, यह सबसे गहरा सत्य था।